है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। तो राजा ये जो डायरेक्टर वाला टॉपिक है ना, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है बच्चा। क्यों नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, डायरेक्टर की कुछ ड्यूटीज़ होगी वो ड्यूटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते हम इस पार्ट को भी फिनिश करेंगे। इंपॉर्टेंट है, यस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस डायरेक्टर वाले पार्ट में से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो बेटा कौन होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर क्या होता है, जब बोर्ड में मैंने किसी को अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर, ही इज अ डायरेक्टर। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब हम कलेक्टिवली डायरेक्टर्स को क्या बुलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिविजुअली हम क्या बुलाते हैं, डायरेक्टर। तो बच्चा ये डायरेक्टर जरूरी क्यों होता है, क्या करता है ये डायरेक्टर, तो ध्यान से समझना क्यों इंपॉर्टेंस रखता है डायरेक्टर। कंपनी जो है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अग्री, सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके पास, अग्री। एक आर्टिफिशियल पर्सन जब हमने कंपनी को बना दिया है, तो कंपनी के पास आंखें है क्या हमारी तरह, दिमाग है क्या हमारी तरह, क्या कंपनी सोच सकती है, तो कंपनी जब सोच नहीं सकती तो काम कौन करेगा, डायरेक्टर। डायरेक्टर जो है वो कौन है, ह्यूमन एजेंट ऑफ दी कंपनी। कौन है डायरेक्टर, ह्यूमन एजेंट ऑफ दी कंपनी, एकदम इजी। अच्छा, अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, तो बच्चा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, कंपनी के बोर्ड में इंडिविजुअल्स जो है वो बनते हैं क्या, डायरेक्टर। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो गए, 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इंपॉर्टेंट है ये, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन केस ऑफ ओपीसी। ये मिनिमम डायरेक्टर की बात की है। मैक्सिमम की बात करूँ तो भले वो पब्लिक कंपनी हो, भले वो प्राइवेट कंपनी हो, या तो वो ओपीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम कितने होंगे, 15। मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अगर आपको 15 से ज़्यादा बढ़ाना है तो हाँ तो बढ़ाओ ना, किसने मना किया है, नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर्स कैन बी इंक्रीज, लेकिन क्या करना है आपको, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। कोई दिक्कत नहीं है मैम, 15 से कम डायरेक्टर्स, 15 डायरेक्टर से मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मुझे नंबर इंक्रीज करना है, तो करो ना। लॉ ने मना नहीं किया, लॉ ने क्या बोला, अगर आप नंबर इंक्रीज करते हो तो एक चीज़ कर लो, आप क्या कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होंगे। अब हम क्या बात करेंगे, लिमिट ऑन डायरेक्टरशिप। जी बच्चों दोनों में डिफरेंस है, वहां पे हमने ऊपर क्या बात की, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे। इसमें हम क्या बात करते हैं कि अगर दीपिका मैम को बनना है डायरेक्टर, तो मैं मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकती हूँ, यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे समझा क्या, क्या बताया इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप अ पर्सन कैन होल्ड इज 20। मतलब मैं मैक्सिमम कितने कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं, 20 कंपनी। अब इसमें एक फर्दर बाइफर्केशन है, जो क्या बोला है पता है, कि अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मैक्सिमम कितनी, 10 पब्लिक कंपनीज में मैं डायरेक्टर हो सकती हूँ। फिर से एक बार, ऐसे तो लिमिट कितनी है, 20, मुझे डायरेक्टर बनना, मैं कितनी कंपनी की बन सकती हूँ, 20 कंपनी की, पर उसमें एक लिमिट है कि अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम 10 पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैं डायरेक्टर हो सकती हूँ। और इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज that are holding or subsidiary of public companies shall be limited to 10। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मैं अगर बात करती हूँ तो मैं 10 पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकती हूँ, और ऐसे मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20। इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखी थी क्लासरूम के अंदर, अगर आपको याद हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था, मैंने आपको कहा था आप बताइए क्या सही है क्या सही नहीं है, और आप लोगों को समझ में आ गया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम है। Who can be a director? Only individual can be a director. Very important point. Only individual can be a director. मेंबर में हमने क्या देखा था, मेंबर कौन बन सकता है, इंडिविजुअल भी बन सकता है, कंपनी भी बन सकता है, एलएलपी भी बन सकता है, फर्म भी बन सकता है, इन द केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर कौन बन सकता है, ओनली एंड ओनली 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 इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, हमारा और आपकी तरह जो वीडियोस देख रहे हैं उनकी तरह, और मेरे जैसे जो इंडिविजुअल होंगे वही क्या बन सकते हैं, डायरेक्टर। जिसमें किसको एक्सक्लूड किया है, माइनर को, क्योंकि माइनर को तो हम लायबल कर ही नहीं सकते। तो ओनली इंडिविजुअल कैन बी द डायरेक्टर, दस एनी फर्म कंपनी एसोसिएशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। कुछ भी डिफिकल्ट है क्या यहाँ पे, एकदम ईजी, एकदम ईजी, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया रहेगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, जो क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कितने टाइप्स हम पढ़ने वाले, 5 टाइप्स हम पढ़ने वाले, पर ईच एंड एवरी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या बोला है,
पहला बोला है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैम ये क्या होता है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव? एकदम सिंपल, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि वो डे टू डे ऑपरेशन देख रहा है कंपनी के, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डे टू डे ऑपरेशन, हर दिन कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है वो कंपनी के, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जो रोज हर दिन के काम देखता है, डे टू डे ऑपरेशन देखता है। अच्छा तो मैम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आउटसाइड डायरेक्टर होता है, फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। अच्छा मैम ऐसा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? आउटसाइड द कंपनी से मतलब वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मैम हम उनको रखते ही क्यों है? क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे बोर्ड को किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, तो हम वो एडवाइस किससे ले सकते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। उनको कंपनी के हर दिन क्या हो रहा है कंपनी के मैनेजमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है। डे टू डे मैनेजमेंट में तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो वो क्या करते हैं? उनको तो कोई नॉलेज भी नहीं होता है रूटीन ऑपरेशंस का। वो सिर्फ क्या करते? आते हैं, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं और चले जाते हैं, वो उनका काम होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं। जनरली दे आर केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ कंपनी टू पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो रोज रोज तो देखते नहीं है कंपनी में आके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उनको हम अपडेट कैसे करेंगे? थ्रू पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड टू द व्यू टू बेयर ऑन बोर्ड्स डेलिब्रेशन। सी बहुत सारी बार क्या होता है, हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, हम डे टू डे मैनेजमेंट देख रहे हैं, डे टू डे रूटीन ऑपरेशंस देख रहे हैं, लेकिन ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ये कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कुछ इंडिपेंडेंट चीज़ें लेके आते हैं, अनबायस्ड डिसीजन लेके आते हैं। जहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डिसीजन नहीं ले पाते वहाँ पे उनको कौन हेल्प करता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम होल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड पर्सन जो कि एक्सपर्ट है कोई फील्ड में, तो ही तो हम उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के हमारी कंपनी में लाएंगे। कुछ तो एक्सपर्टीज है उसके पास, इसीलिए तो वो हमें हेल्प कर सकता है, तो ही तो हम उसको लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया ये, सबको समझ में आ गया ये। ना व्हाट इज रेसिडेंट डायरेक्टर? सबसे इजी, हर एक कंपनी में एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो क्या है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो क्या है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ है? स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर। 182 डेज, नॉट लेस देन 182 डेज का मतलब क्या हुआ? मोर देन 182 डेज अगर कोई इंडिया में रहा है इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट डायरेक्टर। ईजी है, एकदम ईजी है। अब ईजी तो है, अब ये आ रहा है वुमेन डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन डायरेक्टर क्या होता है मेरे बच्चों? कुछ कंपनीज को ना एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है, वन वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कौन सी कंपनीज के लिए? एवरी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सब में एक डायरेक्टर कौन होगी? एटलीस्ट वन डायरेक्टर कौन होगी? वुमेन डायरेक्टर। अरे अग्री? लिस्टेड कंपनी के अलावा अदर पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी यानी ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड कंपनी में तो आपको वुमेन डायरेक्टर चाहिए। उसके अलावा अदर पब्लिक कंपनी में क्या बोला है? अदर पब्लिक कंपनी में कब वुमेन डायरेक्टर होगी? जब ये दो क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे तो। यानी कि अगर मैं अदर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़ रुपीज और मोर। यानी कि अगर मैं पेड अप शेयर कैपिटल इस कंपनी का 100 करोड़ रुपीस और मोर है तो उसको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? वुमेन डायरेक्टर। ये समझ में? और मतलब क्या? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो गई तो। टर्नओवर कितना है? 300 करोड़ रुपीस और मोर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे क्या रखनी पड़ेगी? एक वुमेन डायरेक्टर। फिर से एक बार, वुमेन डायरेक्टर किसके लिए कंपलसरी मैम ये वुमेन डायरेक्टर? तो ये वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के। लिस्टेड कंपनी के लिए, एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए मुझे कोई क्राइटेरिया देखना नहीं है, लिस्टेड कंपनी के लिए मुझे कोई क्राइटेरिया देखना नहीं है। लिस्टेड कंपनी का टर्नओवर कुछ भी हो जाए, पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक वुमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। अदर देन लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी, क्या लिखा है इधर? अदर पब्लिक कंपनी जो है उसको कब वुमेन डायरेक्टर रखनी है? जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल ₹100 करोड़ और मोर हुआ तो, या तो उसका टर्नओवर ₹300 करोड़ और मोर हुआ तो, तभी ही उसको एक वुमेन डायरेक्टर रखनी है। यहाँ तक इजी, यहाँ तक तो शायद इजी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है
वो हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैम ये इंडिपेंडेंट क्या होता है पढ़ेंगे हम, कौन सी कंपनीज को अपॉइंट करना जरूरी पढ़ेंगे हम, कितने होते हैं वो भी पढ़ेंगे, कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होता है वो भी पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले, जिसमें पहली चीज़ क्या बोलिए, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, every listed public company shall have at least 1/3 of total number of directors as independent director। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है ना, मैं कौन सी कंपनी हूँ, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, मैं एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में से एक हूँ, मेरे टोटल डायरेक्टर्स कितने 15 का 2/3 निकालो, निकाला कितना आ गया 15 का 1/3 निकालो कितना आ गया 5। तो क्या बोला है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब मेरे बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स कैसे हो गए इंडिपेंडेंट, 5 डायरेक्टर्स कैसे हो गए मेरे बोर्ड में इंडिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो मेरे बोर्ड में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ गया होगा एक बार में। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, एनी फ्रैक्शन कंटेनिंग 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। तो चलो समझने की बात है, उतना तो मेरे बच्चों को आता है। अब क्या बोला है, फॉलोइंग पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। फॉलोइंग पब्लिक कंपनी, पहले तो क्या बोला है, पहले तो क्या बोला, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोला है, फॉलोइंग पब्लिक कंपनी, मतलब यहाँ पे हम लिस्टेड नहीं, यहाँ पे हम पब्लिक कंपनी की बात करें जहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 2। अब ये कौन सी कंपनी है ये देखते हैं। हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ और मोर हो गया उसको। हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना है मेरा 100 करोड़ और मोर, पेड अप कितना है 10 करोड़ और मोर, प्लस ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया, एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी टोटल कर दो, किसको टोटल करो, आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स एक्सीडिंग ₹50 करोड़। लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसका टोटल कर दो, आउटस्टैंडिंग लोन्स ले लो, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स ले लो, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ले लो, टोटल करो, एग्रीगेट करो। अगर वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो गया ना, तो मुझे 2 डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, मेरे बोर्ड में 2 डायरेक्टर होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 2 डायरेक्टर कैसे होने चाहिए मेरे बोर्ड में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये जो लिमिट्स है ना बच्चों, यहाँ पे क्या दे दिया है, और का मतलब क्या है, ये या तो ये तीनों में से कहीं पे भी स्ट्राइक हो गया ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपको रखने ही पड़ेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट है। आगे बढ़ते हैं अभी। आगे बढ़ते हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे अभी हम आ गए, जिसको हम बोलते हैं क्या होता है मैम ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी तक तो आपने बोला इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में मैंने आपको चार्ट बनवा के सिखाया ये। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है इन रिलेशन टू अ कंपनी, मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। अरे इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है, जिसका कंपनी से कोई रिश्ता नाता नहीं हो। मैनेजिंग डायरेक्टर का तो बहुत ज़्यादा रिश्ता है कंपनी के साथ, होल टाइम डायरेक्टर का तो भयंकर रिश्ता है कंपनी के साथ, वो तो हर दिन आता है कंपनी के डे टू डे अफेयर्स मैनेज करता है। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कंपनी से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम रखते ही क्यों है, ताकि कोई पर्सन आए और अनबायस्ड डिसीजन दे, अनबायस्ड डिसीजन दे, इसीलिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी हो ही नहीं सकता। और एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। क्या होता है ये नॉमिनी डायरेक्टर? सपोज मेरी कंपनी है दीपिका लिमिटेड, मेरी कंपनी ने HDFC बैंक से लोन लिया है। HDFC बैंक क्या बोलती है पता है, तूने लोन तो ले लिया, मैंने तुझे लोन तो दे दिया, पर मैं HDFC बैंक के बिहाफ पे एक पर्सन को आपके कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर रखूंगा।
ताकि वो चेक करे कि जो फंड्स हमने आपको दिए ना, जो फंड्स आपने हमसे रेज किए, उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने कंपनी को फाइनेंस किया हुआ है, वो एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो उस नॉमिनी डायरेक्टर का भी तो इंटरेस्ट है कंपनी में। इसीलिए बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा डायरेक्टर जो कि ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना तो होल टाइम डायरेक्टर है, ना तो वो नॉमिनी डायरेक्टर है। 6 पॉइंट्स है, बहुत ईजी है, चार्ट फॉर्म में मैंने आपको पढ़ा है। जब आप ये वीडियो देखोगे वो चार्ट ओपन करके रखना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहला क्या बोला है, हु इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पॉसेसेस रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। बोर्ड के ओपिनियन में एक ऐसा बंदा जो बोर्ड को लगता है, हु इज इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पॉसेसेस रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। इंटीग्रिटी वाला बंदा है वो, मतलब कि बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, और उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है प्लस रेलिवेंट एक्सपर्टीज है, तो मैं उसको क्या बना दूंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दूसरी चीज क्या बोलिए, हु इज, जिसको मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाली हूँ, वो क्या नहीं होना चाहिए, हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ। अगर मुझे कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाला है, तो मैं ना तो आज उस कंपनी, आज प्रमोटर हूँ, ना तो पहले कभी प्रमोटर थी, किसकी, कंपनी की, इट्स होल्डिंग की, सब्सिडियरी और एसोसिएट। आपको अगर याद हो तो इसको हमने शॉर्ट में क्या कर दिया था, कैश। हु इज और वॉज, ना तो मैं आज हूं, ना तो मैं पहले कभी थी, क्या नहीं थी, प्रमोटर ऑफ कैश। यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी की प्रमोटर नहीं हूं, ना तो मैं कंपनी की प्रमोटर हूं, ना तो उसकी होल्डिंग, ना तो सब्सिडियरी, ना तो एसोसिएट, तो ही मैं बन सकती हूँ क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एकदम ईजी है, हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कैश। हु इज मतलब आज, नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर, मैं कोई प्रमोटर से रिलेटेड नहीं हूं, या तो डायरेक्टर से भी मैं रिलेटेड नहीं हूं, किसके, इन द कंपनी, इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी और एसोसिएट। यानी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ना तो मैं आज प्रमोटर हूं, ना तो मैं पहले कभी प्रमोटर थी, किसकी, कैश की, ना तो मैं आज रिलेटेड हूं प्रमोटर से या डायरेक्टर से, ना तो पहले कभी मैं प्रमोटर थी या रिलेटेड थी, किसकी, डायरेक्टर ऑफ कैश से। इजी इतना, यहां तक तो सबको इजी होगा। हु हैज हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडियरी और एसोसिएट और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। मैम ये क्या होता है पेक्यूनरी रिलेशनशिप, कोई पैसे का रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई भी पैसे का रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसका, जिसको आप डायरेक्टर बनाने वाले उसका, किसके साथ, कंपनी के साथ, इट्स होल्डिंग के साथ, इट्स सब्सिडियरी के साथ, इट्स एसोसिएट के साथ, या तो उसके कोई डायरेक्टर और प्रमोटर के साथ। ये समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखा है कि उसका, हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विथ कैश, या तो उस कैश के प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ भी मेरा कोई पैसे वाला पेक्यूनरी रिश्ता नहीं है, ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिश्ता मैं कब देखूं, पिछले 2 साल में। अगर आज मुझे अपॉइंट करे तो पिछले 2 साल में मेरा कोई फाइनेंशियल रिश्ता नहीं है, कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है कैश के साथ, या तो उसके डायरेक्टर और प्रमोटर के साथ, प्लस करंट ईयर में भी नहीं। अरे 10 साल पहले हुआ तो चलेगा क्या मैम, हाँ तो चलेगा। यहां तक इजी है क्या, यहां तक इजी है क्या। अब यहां पे बात आ जाएगी रिलेटिव की। अभी तक तो हमने रिलेटिव की बात की, क्या रिलेटिव की बात नहीं की। फिर से एक बार देखेंगे, बोर्ड को जब लगता है कि ये पर्सन इंटीग्रिटी का है, इसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है, तो उसको हम बना देंगे क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है जो ना तो आज प्रमोटर है, ना तो पहले कभी प्रमोटर था, किसका, कैश का। हम एक ऐसे डायरेक्टर को, हम एक ऐसे पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं जो ना तो आज, ना तो पहले कभी रिलेटेड था, किससे, प्रमोटर से या डायरेक्टर से। कौन से प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ कैश। यहां तक समझ में आ गया सबको। फिर क्या लिखा है, एक ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसका आज या पहले कभी, आज या पहले कभी क्या था, पेक्यूनरी रिलेशनशिप किसके साथ, कैश के साथ, या तो उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के साथ। अब ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप कब तक का, मैं देखो पिछले 2 साल या तो करंट ईयर, प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स या तो करंट ईयर। अगर आज मेरा अपॉइंटमेंट करने वाला एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, और प्लस इमीडिएटली 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा कोई पेक्यूनरी रिश्ता नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन 10 साल पहले हुआ तो चलेगा क्या मैम, हाँ तो चलेगा ना, तो थोड़ी मना किया। 10 साल पहले हुआ तो चलेगा, तब नहीं मना किया। कब मना किया है, करंट फाइनेंशियल ईयर में प्लस प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है रिलेटिव की, नन ऑफ हुज रिलेटिव। अच्छा, अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे तो मेरा कोई रिलेटिव, इधर किस पे फोकस किया, जिसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाले हो उसके रिलेटिव पे फोकस किया। नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज और हैड
या तो है या तो था। क्या था? पेक्यूनरी रिलेशनशिप। कैसा पेक्यूनरी रिलेशनशिप? किसके साथ? विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडियरी और एसोसिएट। अरे ये तो बार बार वही बोलता है ना, कैश। इसका मतलब ही क्या हो गया? कैश। तो अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाले हैं तो मेरा कोई रिलेटिव ना तो आज है ना तो था। क्या नहीं था उसका? पेक्यूनरी रिलेशनशिप। ना तो मेरे रिलेटिव का आज कोई रिश्ता नाता है फाइनेंशियल पेक्यूनरी रिश्ता नाता, ना तो कभी था। किसके साथ? कैश के साथ, या तो उसके डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के साथ। यहाँ तक इजी। कब तक का मैं देखूंगी? ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अरे अगर पैसों का कोई लेन देन हुआ भी, कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप हुआ भी, अगर वो 10 साल पहले तो चलेगा क्या मैम? हाँ तो चलेगा ना। 5 साल पहले हुआ है तो चलेगा क्या? हाँ तो चलेगा ना। अगर मेरा रिलेटिव 5 साल पहले कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप रखता है कंपनी के साथ तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती हूँ? हाँ बन सकती हूँ ना। लॉ ने तो क्या बोला है पता है? कब देखो पता है तुम? 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या तो करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इधर है ना पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन को भी डिफाइन कर दिया है। पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन को भी डिफाइन कर दिया है तो वो हम देखते हैं क्या होता है। पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन मतलब अमाउंटिंग टू 2 और more% और more of its gross turnover or total income or rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed whichever is lower। अरे इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब एकदम सिंपल है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रिलेटिव कंपनी के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप रखता है तो ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप क्या है? मेरे जो रिलेटिव है उसको कंपनी से ऐसा रिश्ता है जहाँ पे मैं क्या करूँगी? अपने रिलेटिव के ग्रॉस टर्नओवर को निकालूंगी। ग्रॉस टर्नओवर के 2% से ज़्यादा इनकम अगर उसको कैश से आती है या तो उसके डायरेक्टर और प्रमोटर से आती है तो हम बोलेंगे कि भाई तू अब डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये समझ में आया? प्लस ये रिश्ता, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब होगा? अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर या तो करंट फाइनेंशियल ईयर। ये समझ में आ गया क्या? अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरा कोई रिश्तेदार है जो कंपनी के साथ कोई पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन करता है और ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके वजह से उसका ग्रॉस टर्नओवर, किसका? मेरे रिलेटिव का ग्रॉस टर्नओवर निकालो, उसका 2% निकालो, 2% से ज़्यादा उसको ही कंपनी से आता है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। अब ये 2% या तो आप ग्रॉस टर्नओवर का निकाल दो या तो टोटल इनकम का निकाल दो या तो ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब व्हिचएवर इज लोअर। ये चीज़ हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है। एकदम इजी चार्ट प्रेजेंटेशन में हमने इसको बना दिया है। वो चार्ट लेके बैठना क्लास जब भी आप ये रिवीजन के लिए बैठोगे। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलता है पता है? हु नीदर हिमसेल्फ। सी अब अगर हम इसको देखें ना तो फर्स्ट पॉइंट में तो चलो ओपिनियन है बोर्ड का, सेकंड पॉइंट में खुद इसकी बात की डायरेक्टर की, थर्ड पॉइंट में पेक्यूनरी रिलेशनशिप बोला है लेकिन किसका बोला है? डायरेक्टर का। अगर मुझे डायरेक्टर बना रहे हो तो मेरा कोई फाइनेंशियल रिश्ता नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे ना तो उसने लिखा है रिलेटिव का कोई फाइनेंशियल रिश्ता नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे ना तो दोनों को मिला दिया। क्या बोला? हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ इट्स रिलेटिव, मिला दिया दोनों को, यानी मैं खुद या मेरे कोई भी रिलेटिव, दोनों को मर्ज कर दिया। तो फोर्थ पॉइंट में सिर्फ रिलेटिव की बात की, थर्ड पॉइंट में सिर्फ जो डायरेक्टर बनने वाला है उसकी बात की, यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया। हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड और एज हेल्ड। क्या होल्ड किया? Position of KMP or had been employee of cash in any of the 3 immediately preceding financial year in which he is supposed to be appointed। यहाँ पे point to be noted 3 immediate preceding financial year है। जहाँ पे पेक्यूनरी रिश्ते की बात थी ना वहाँ पे preceding 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर देखना था। यहाँ पे क्या देखना है? preceding 3 फाइनेंशियल ईयर। अरे ये कब देखना है हमें? जब मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाले हो तो मैं खुद या मेरा कोई भी रिलेटिव केएमपी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, किसका? कैश का। ये समझ में? अगर वो केएमपी है या तो एम्प्लॉय है कैश का तो मैं क्या नहीं बन सकती? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये हम कब तक देखेंगे? प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मैम अगर 7 ईयर्स पहले रहा था तो चलेगा ना बेटा, क्या तकलीफ है? क्या बोला है? प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आज मेरा अपॉइंटमेंट देखने वाले तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर देख लो। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में ना तो मैं खुद, ना तो कोई मेरा रिलेटिव, ना तो केएमपी होगा, ना तो एम्प्लॉय होगा, किसका? कैश का। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया रहेगा। अब क्या बोला है? हु नीदर हिमसेल्फ मतलब मैं खुद या तो मेरा कोई भी रिलेटिव, ये पॉइंट नंबर 5 का ही अंदर पॉइंट नंबर बी है। इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया?
इसमें क्या बोला है पता है, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है जहाँ पे आप मुझे क्या बना रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आपकी कंपनी जो है ना वो इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं करती है, आपकी कंपनी कॉस्ट ऑडिटर की सर्विसेज लेती होगी फॉर ऑडिट पर्पस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की सर्विसेज लेती होगी फॉर ऑडिट पर्पस। तो अगर आपकी कंपनी इन सब का सर्विस लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म ऑफ ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब ये या तो कंपनी का ऑडिट कर रहे या तो होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी का कर रहे, पॉसिबल, यानी कि कैश का ऑडिट कर रहे, ये जो फर्म है ये किसका ऑडिट कर रहा है, कैश का, कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग, इनके ऑडिटर्स है ये। अब आप खुद या आपका कोई रिलेटिव, आपको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाले, पर आप खुद या आपका कोई भी रिलेटिव अगर उस फर्म का एम्प्लॉय रह चुका है, या तो है या तो रह चुका है, या तो वो पार्टनर है या तो वो प्रोप्राइटर है, कितने टाइम के लिए हम देखेंगे, 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आज मुझे अपॉइंट करने वाले तो पिछले 3 साल देखेंगे, पिछले 3 साल में मैं खुद या मेरा कोई भी रिलेटिव अगर इस ऑडिटर फर्म ऑफ ऑडिटर्स में इस फर्म के अंदर पार्टनर रह चुका है, प्रोप्राइटर रह चुका है या एम्प्लॉय रह चुका है, तो क्या बोला है कि तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। समझ में आ गया रहेगा। पॉइंट नंबर बी क्या बोला है पता है, सी एक कंपनी होती है ना वो ऑडिटर की भी सर्विसेज लेती है, सीएस के प्रैक्टिसिंग सीएस हो गए उसकी सर्विसेज लेती है, प्लस वो लीगल और कंसल्टिंग फर्म की भी सर्विसेज लेती है। तो अगर वो लीगल कंसल्टिंग फर्म है जो कंपनी को या तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट, मतलब इन शॉर्ट बोलो तो कैश को क्या देता है, वो लीगल सर्विसेज देता है, लीगल कंसल्टेशन देता है, और उस कंसल्टिंग फर्म को जो है ना उसका जो टोटल ग्रॉस टर्नओवर है उसमें से 10% और मोर आता है कैश से। यानी कि इस फर्म का ग्रॉस टर्नओवर ले लो, सपोज 100 करोड़ से, 100 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा, 10 करोड़। अब 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा उसको कहाँ से आता है, कैश से। तो उस केस में मैं क्या नहीं बन सकती, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर मैं खुद या मेरा कोई रिलेटिव उस फर्म में मैं एम्प्लॉय रह चुका है, प्रोप्राइटर रह चुका है या पार्टनर रह चुका है, तो ईजी, इतना यहाँ तक समझ में आ रहेगा। ये लिमिट है ना, ये लोग ने प्रैक्टिसिंग ऑडिटर्स के लिए सेट नहीं किए, फर्म ऑफ ऑडिटर्स कंपनी सेक्रेटरी के लिए सेट नहीं किए, ये लिमिट सिर्फ किसके लिए, लीगल कंसल्टिंग फर्म। और शायद इसके पीछे का लॉजिक भी हमने क्लासरूम में देख लिया था, बहुत अच्छे से एनालाइज किया था इस सेक्शन को। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड्स टुगेदर विथ हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ वोटिंग पावर। जब भी वोटिंग पावर की बात आएगी तो कैश नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कंपनी। अगर जिस कंपनी में मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उस कंपनी में मैं खुद या मेरा कोई भी रिलेटिव 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो क्या बोला है लॉ ने बोला है कि भाई तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। लास्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है, हु नीदर हिमसेल्फ, यानी कि मैं खुद या तो एनी ऑफ हिज रिलेटिव, मैं खुद या मेरा कोई भी रिलेटिव क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, डायरेक्टर है, बाय वॉट एवर नेम कॉल, यानी कि तुम उसको सीईओ बोल दो, तुम उसको डायरेक्टर बोल दो, तुम उसको कुछ भी बोल दो, किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एनपीओ को 25% से ज़्यादा रिसीट कहाँ से होता है, कंपनी से, या तो कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर से, या तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से। यानी अगर मैं सिंपल बात करूँ, एक एनपीओ है, उस एनपीओ का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, या तो जो भी पर्सन, अगर मुझे डायरेक्टर बनाना है उस कंपनी का, तो ना तो मैं खुद या तो ना तो मेरा कोई रिलेटिव उस एनपीओ के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करता हो, डायरेक्टर का मतलब टॉप मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करता हो, सीईओ की पोजीशन होल्ड करता हो या ऐसी कोई पोजीशन होल्ड करता है, किस एनपीओ में, जिसका 25% से ज़्यादा रिसीट्स कहाँ से आता है, कैश से या तो प्रमोटर और डायरेक्टर से। तो उस केस में मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकती। और लास्ट क्या बोला है, और दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, या तो कोई ऐसा एनपीओ है जो 2% से ज़्यादा मेरी कंपनी में वोटिंग पावर होल्ड करता है और उस एनपीओ के अंदर मैं खुद या मेरा कोई रिलेटिव टॉप मैनेजमेंट के अंदर है, तो वो पर्सन क्या नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, हु पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, हु पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और ये पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, टोटल 6 पॉइंट से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मैम, अब रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम क्या देंगे, सिटिंग फीस देंगे, यस डेफिनेटली देंगे, सिटिंग फीस तो उसको हमें देनी ही पड़ेगी। और क्या देंगे हम उसको, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, अरे बोर्ड मीटिंग के लिए आने, बोर्ड मीटिंग के लिए जो वो आ रहा था उसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, उसने कोई कैब बुक की तो वो एक्सपेंसेस हम उसको देंगे, प्लस हम उसको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय मेंबर्स, वो हम उसको दे सकते हैं। लेकिन नो स्टॉक ऑप्शंस कैन बी गिवन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
स्टॉक ऑप्शन हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने उसको स्टॉक ऑप्शन दिया ना तो उसकी इंडिपेंडेंसी हैम्पर हो जाएगी। यहाँ तक ईजी है सबको। व्हाट इज द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मैम हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितने टाइम के लिए अपॉइंट करेंगे? तो आप 5 साल के लिए उसको अपॉइंट कर सकते हैं। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को हम बोलते हैं 1 टर्म। अब हम बोलते हैं कि 5 साल के लिए आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। क्या हम उसका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं? येस डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे करोगे? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे। फिर क्या करोगे आप? जब उसका रीअपॉइंटमेंट करोगे ना तो उसका रीअपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होगा? और 5 साल के लिए आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। तो मैक्सिमम टर्म अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम टर्म कितनी है? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मैक्सिमम 5 ईयर्स ईच। अगर आज मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मैं उसको वापस रीअपॉइंट कर सकती हूँ फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन मैम अब मुझे वापस से उसको रीअपॉइंट करना है तो लॉ क्या बोलता है कि भाई तुम नहीं कर सकते। कितने साल तक? 3 years ऑफ सीजिंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इस 3 years को हम क्या बोलते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड। आज मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गई, 5 साल तक हूँ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या मेरा रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? येस डेफिनेटली पॉसिबल है। और 5 साल तक मुझे रीअपॉइंट कर दिया, ठीक है कर दिया। अब क्या मैं वापस और 5 साल तक रीअपॉइंट हो सकती? तो लॉ बोलता है नहीं, 3 साल के लिए रुक जाओ। 3 साल को हम बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। उस 3 साल में आपका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, उसके बाद आप वापस से अपॉइंट हो सकते हो। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया रहेगा, एकदम ईजी है, ठीक है। रेजिग्नेशन रिमूवल ये ठीक है। ही इज़ नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ऑब्वियसली अगर उसको हम 5 साल के लिए अपॉइंट कर रहे तो वो रिटायर नहीं होएगा बाय रोटेशन। लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। मैम क्या होता है ये स्मॉल शेयर होल्डर? तो पहले तो स्मॉल शेयर होल्डर का मीनिंग समझते। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब ये नहीं कि वो एज में छोटा है। क्या बोला है? स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। 20,000 से ज़्यादा रुपीज़ के जो शेयर होल्ड नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर। लिस्टेड कंपनी में का मतलब क्या हुआ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। मे हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। आपको चाहिए तो आप अपॉइंट करो एक डायरेक्टर एज अ स्मॉल शेयर होल्डर, कंपल्शन नहीं है। लिस्टेड कंपनी अब कब करोगे आप? अगर नोटिस मिल गया आपको। किसका नोटिस मिला? नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स। नॉट लेस देन मतलब मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स ने आपको नोटिस दिया है, या तो 10% ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस। 10% ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हुआ? अगर टोटल जो शेयर होल्डर्स है उसका 10% निकालो, उसको कंपेयर करेंगे हम 1000 से, विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे क्या होगा? एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट होगा, नोटिस देंगे हम। कंपनी को चाहिए तो सुओ मोटो भी कर सकते हैं। सुओ मोटो यानी खुद की इच्छा से भी कर सकते हैं। नोटिस जो है किसको मिलेगा? कंपनी को। और कंपनी को हम नोटिस के साथ क्या देंगे कि हम इस पर्सन को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। वो कैसे बनेगा? वोटिंग से। वोटिंग भी कौन करेगा? स्मॉल शेयर होल्डर्स ओनली। ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही मानेंगे। ये इसको हम कंसिडर करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सिर्फ 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। आफ्टर दैट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आफ्टर दैट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन ओनली 2 कंपनीज एट टाइम। और ये 2 कंपनी में भी ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी दोनों कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है। Once the small shareholder director retires, he cannot be appointed or associated with such company directly or indirectly. चलो ये तो एकदम easy है, ठीक है। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, अगर मेरे मेंबर 200 से ज़्यादा है कंपनी के, तो मैं 200 से ज़्यादा है तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर को अपॉइंट करने का रिजोल्यूशन पास कर सकती हूँ बाय पोस्टल बैलेट। यहाँ तक सबसे ईजी। फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे होगे मैम? फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करोगे? आप क्या करते हो पता है? उनका नाम ही लिख देते हो। कहाँ पे? सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए में। सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए में आप लिख देते हो कि ये पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर होगा। अगर वैसा नहीं किया तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं है तो फर्स्ट डायरेक्टर कैन बी ऑफन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स, या तो आर्टिकल्स में लिख दो। वो भी नहीं हुआ तो क्या होगा? आर्टिकल्स में भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं किया है, तो जो भी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम है, जो इंडिविजुअल्स है, उनको हम मान के चलेंगे कि तुम ही कौन हो? फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। यहाँ तक इजी। तो पहला क्या बोला है कि आप आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर दो, नहीं किया है तो जो भी सब्सक्राइबर्स है उसको हम क्या मान के चलेंगे? फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। और ये सब्सक्राइबर्स कौन से वाले? ओनली इंडिविजुअल वाले, क्योंकि लॉजिकल है, डायरेक्टर तो हमेशा इंडिविजुअल ही बन सकता है। इन केस ऑफ ओपीसी इंडिविजुअल मेंबर शैल डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। चलो यहाँ तक तो ईजी है। डायरेक्टर अपॉइंट जब होगा ना तब डायरेक्टर एक कंसेंट देता है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कंसेंट देगा प्लस वो उसका डीन नंबर भी सबमिट करेगा और डिक्लेयर करेगा कि आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। ये 3 चीज़ें हर एक डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे होती है। नेक्स्ट क्या आता है? रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, वो कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड करेगा? तो क्या बोला है? देयर इज नो प्रोविजन दैट फर्स्ट डायरेक्टर मस्ट रिटायर एट फर्स्ट एजीएम। ऐसा कहीं पे भी एक्ट में नहीं लिखा है।
लेकिन क्या लिखा है, 1/3 ऑफ डायरेक्टर कैन बी परमानेंट, 1/3 परमानेंट है यानी कि 2/3 टेम्पररी है, 1/3 परमानेंट है मतलब टेम्पररी कितने 2/3, और उस 2/3 में से भी 1/3 ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो कि लायबल है टू रिटायर बाय रोटेशन, जो कि लायबल है टू रिटायर बाय रोटेशन। कहने का मतलब क्या है कि टोटल डायरेक्टर्स में से 1/3 तो परमानेंट हो गए, तो बचे कितने 2/3, 2/3 में से सारे के सारे 2/3 नहीं जाएंगे, उस 2/3 का 1/3 निकालो जो कि हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो गए, और ये रिटायरमेंट कैसे होगा, जिसने लार्जेस्ट ऑफिस होल्ड किए उसको हम निकाल देंगे। यहाँ तक इजी। व्हाट इज डीन नंबर मैम, डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते जब तक आपके पास डीन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट डीन अलॉट करता है इन प्रिस्क्राइब मैनर विद इन 1 मंथ। पर्सन के पास एक से ज़्यादा डीन नहीं हो सकता, सी जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, वैसे ये क्या होता है डीन नंबर। डीन नंबर से आपकी पहचान होती है कि आप क्या हो, डायरेक्टर। आप डुप्लीकेट डीन ऑप्टेन नहीं कर सकते, ये एक ऑफेंस है। एवरी डायरेक्टर हैज़ टू इन्फॉर्म हिज डीन, एक बार आपने डीन ले लिया वो वैलिड है लाइफ टाइम के लिए। हर एक डायरेक्टर को जैसे ही डीन मिला विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नंबर कंपनी को इन्फॉर्म कर दो। एवरी कंपनी टू इंटीमेट डीन टू आरओसी, कंपनी कितने दिन में इंटीमेट करेगी, विद इन 15 डेज। फिर क्या लिखा है, डायरेक्टर मस्ट कोट हिज डीन इन एवरी रिटर्न एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, आपको डीन डालना पड़ेगा। इफ पर्सन हैज ऑब्टेन डी पिन अंडर LLP एक्ट तो उसको हम डीन ही मानेंगे। एवरी डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज डीन टू ऑल द कंपनीज वेयर ही इज अ डायरेक्टर। नॉट फर्निशिंग डीन इज एन ऑफेंस पनिशेबल एंड इट इन्वॉल्व्स इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। कैसे अप्लाई करूँ मैम डीन के लिए, तो बहुत ही ईजी है। एप्लीकेशन कैसे होता है, DIR-3 एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, वैसे आप अप्लाई करोगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोगे आप, फोटोग्राफ दे दो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे दो, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस दे दो, सर्टिफिकेशन बाय एप्लीकेंट इन फॉर्म DIR-4 एक सर्टिफिकेशन दो, स्पेसिमेन सिग्नेचर दे दो, प्लस ये जो फॉर्म है ये डिजिटली साइन करेगा और वेरीफाई करेगा कौन, प्रैक्टिसिंग CA CS CMA या तो कंपनी सेक्रेटरी MD और डायरेक्टर, दैट दिस एप्लीकेंट इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, और कुछ रूल्स है जो फॉलो करने, प्लस 500 रुपीज़ की फीस पे आपको करनी है। क्या डीन कैंसिल हो सकता है, यस डेफिनेटली कैंसिल हो सकता है। कब कैंसिल होगा मैम, जब आपने डुप्लीकेट डीन ऑब्टेन किया है, आपने डीन ऑब्टेन किया है कोई फ्रॉड करके, आप इंडिविजुअल हो, आपने डीन ऑब्टेन किया और आपकी डेथ हो गई, कैंसिल। पर्सन अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया, कैंसिल। ही हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, कैंसिल। डीएक्टिवेशन और एप्लीकेंट, अगर आपको खुद को कैंसिल करना है तो डीएक्टिवेशन दे दो इन फॉर्म DIN 5, और एप्लीकेंट टू सरेंडर इज डीन इन फॉर्म DR-5, उसको चाहिए तो वो डीन सरेंडर भी कर सकता है। यहाँ तक सबको ईजी। डिसक्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या डायरेक्टर्स डिसक्वालीफाई होते हैं, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिया गया है सेक्शन 164 में, ऐसी लिस्ट ऑफ सिचुएशन दी है जहाँ पे डायरेक्टर क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाई मतलब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता, तो एकदम ईजी, पहला तो अनसाउंड माइंड का हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो डायरेक्टर तो ह्यूमन एजेंट है, अनसाउंड माइंड का पर्सन कैसे आपका डायरेक्टर बन सकता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट है और उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। पर्सन हु हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, पर्सन ने एप्लीकेशन की है कोर्ट में और एप्लीकेशन पेंडिंग है। पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, आपने जिसको कोई एक ऐसा बंदा है जिसने कोर्ट ने उसको कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया है, वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब मोर देन 6 साल, मोर देन 6 मंथ्स के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिसक्वालीफाइड है फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, उसके बाद 5 साल तक तो वो डिसक्वालीफाइड रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सेंटेंस तो क्या है, कितने पीरियड के लिए, 7 ईयर्स के लिए। अगर 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से ज़्यादा के लिए जेल के अंदर जा चुका है तो क्या बोला है, अब वो डिसक्वालीफाइड है फॉर हिज होल लाइफ। यहाँ तक तो इजी। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट ऐसे बोला है कि इफ अ कोर्ट और NCLT हैज पास्ड ऑर्डर डिसक्वालीफाइंग अ पर्सन एज अ डायरेक्टर एंड दैट ऑर्डर इज इन फोर्स, अगर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ही ऑर्डर दे दिया है कि ये पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता और वो ऑर्डर फोर्स में है, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया तो ही इज डिसक्वालीफाइड। पर्सन हु हैज़ नॉट पेड कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर, डायरेक्टर को भी कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते, कॉल मनी पे करना पड़ता है, उसने नहीं पे किया और 6 मंथ्स हो चुके इस बात को, तो वो डिसक्वालीफाइड है। अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि रिलेटेड पार्टी को लेके सेक्शन 188, तो हम बोलेंगे कि वो डिसक्वालीफाइड है अगर ये ऑफेंस उसने कब किया, इन एनी प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। इफ ही हैज़ नॉट ऑब्टेन डीन, डीन तो मैंडेटेड कि आपने डीन नहीं लिया तो आप ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई हो जाते हो। यहाँ तक ईजी। ये तो रीडेबल टॉपिक है बच्चा, ये तो आप रीड करके भी कर सकते हो। ड्यूटीज़ क्या है डायरेक्टर की, बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लो, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना आपकी ड्यूटी है। कंसेंट डालो कंपनी को, जब भी आप डायरेक्टर बनते हो आपको कंसेंट फाइल करना है कंपनी के साथ।
ड्यूटी टू डिस्क्लोज, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना तो वो डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज करने से क्या होगा, सी कंपनी मना नहीं करती, कंपनी एक्ट ये नहीं बोलता कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता, कंपनी एक्ट क्या बोलता है पता है, तुम डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज करने से क्या होगा, आपको उस टाइम पे उस रिजोल्यूशन पे वोट नहीं करने देंगे क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो उस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में। ड्यूटी टू डिस्क्लोज पर्टिकुलर्स एज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। नॉट टू एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम ईजी, ये क्या है सब आपकी ड्यूटी। तो जैसे आपकी ड्यूटी है, आपकी कुछ राइट्स भी हो गए, एकदम ईजी है। राइट क्या है, इंस्पेक्ट करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिसीव करोगे आप नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, रेम्यूनरेशन मिलना आपका हक है। राइट टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग, ये भी क्या है आपका हक। राइट टू रिकॉर्ड हिज डिसेंट ऑफ एनी प्रपोज रिजोल्यूशन, अगर आप कोई रिजोल्यूशन में एसेंट नहीं देते हो तो वो भी आपका हक है। राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट एट बोर्ड मीटिंग, यस ये भी आपका राइट है। राइट टू क्लेम ट्रैवल होटल एंड अदर एक्सपेंसेस, आप बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आप कोई होटल में रहे, आपने कोई कैब बुक की तो ये सब आप एक्सपेंसेस जो हुआ है वो कंपनी से ले सकते हो। राइट टू समन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करना भी आपका राइट है। राइट टू कंपेंसेट फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन सर्टन सिचुएशन, तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा अगर आपकी डायरेक्टर वाली सीट का लॉस हो गया है, लेकिन ये कॉम्पेंसेशन कब मिलेगा, ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 191। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट